एनसीईआरटी बुक ज्योग्राफी अध्याय 1 पर्यावरण। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी और वही एक मैदान उनके खेलने के लिए वहाँ पर था। तो क्या था वहाँ पर, जो वहीं पर एक मैदान उनके खेलने के लिए वहाँ पर था। लोगों ने बताया कि वहाँ अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। तो जो मैदान था स्कूल का मैदान, तो वहीं पर वही एक मात्र ऐसा मैदान था जो उनके लिए खेलने के लिए था। पर लोगों ने बताया कि वहाँ पर क्या होगा, अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। और जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, तो फिर जब रवि को समझ में आ गया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल एवं तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों से आंसू छलकने लगा। तो इस दुख से उन्हें रोना आ गया और उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई कि सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। तो जब सुबह की प्रार्थना सभा हुई थी तो उसके प्रधानाचार्य ने भी काफ़ी दुखी से, उदास से कहा कि हमारा पर्यावरण कैसे बदल रहा है। ठीक है, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है, ये प्रधानाचार्य ने कहा था। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है? जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो, शिक्षक ने बताया। तो रवि पूछ रहा है कि पर्यावरण क्या है? तो शिक्षक बता रहे हैं कि जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो वो सब पर्यावरण है। तो शिक्षक ने बताया, ये तो शिक्षक ने बताया। फिर रवि कहने लगा कि इसका अर्थ है कि जो स्कूल भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियाँ, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट और मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण का अंग है। तो रवि बता रहा है कि क्या स्कूल भवन, कक्षा में रखी कुर्सियाँ, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण का अंग है। तो शिक्षक ने कहा हाँ, लेकिन ज़रा रुको। तो फिर बोला है, ज़रा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है। तो कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे पर्वत, नदियाँ, पेड़, प्राणी। तो पर्वत, नदियाँ, पेड़, प्राणी क्या है? पेड़, प्राणी क्या हो गया आपका? प्रकृति का। और जबकि अन्य का निर्माण जैसे मानव ने किया है, जैसे सड़क हो गया, कार, कपड़े इत्यादि। तो कार, सड़क, कपड़े, किताब इत्यादि, ये सब क्या हो गया आपका? मानव निर्मित। अब दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए और अपने निकट बैठे सहपाठी के साथ मिलकर प्रकृति एवं मानव द्वारा निर्मित वस्तु की सूची बनाए। तो एक क्रियाकलाप दे दिया गया बच्चों को और फिर उन्हें फिर उस प्रकार से उसको सूची बनाने के लिए कहा गया। देखिए पर्यावरण है, ये पर्यावरण है। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है और यह हमें सांस लेने के लिए क्या देती है? हवा, पीने के लिए जल देती है और खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है? देखिए, मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है। तो कार का धुआं हो गया, वायु को प्रदूषित करता है। तो जो कार का धुआं हो गया एक वायु को प्रदूषित करता है। पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है, जो पानी है उसको पात्र में एकत्रित किया जाता है। फिर भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है, फिर भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है। और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। फिर भूमि पर क्या होता है? कारखानों का निर्माण होता है। फिर उससे जो कारखानों के द्वारा जो कूड़ा कचरा निकलता है, फिर धुआं निकलता है, जिससे हमारा वायु प्रदूषण होता है, फिर जल प्रदूषण होता है। मानव कार, मिल, कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण करता है। तो मानव कार क्या करता है? मानव कार, मिल, कारखाना एवं बर्तन क्या करता है? तो देखिए, जो मानव कार हो गया, मिल हो गया, कारखाना हो गया एवं बर्तन हो गया, ये बर्तनों का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से क्या हो गया? मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है। फिर से एक बार मैं दोहरा रही हूँ, जो मानव कार हो गया, जो मिल हो गया, जो कारखाना हो गया एवं बर्तन हो गया, तो इन सारे चीज़ों का निर्माण करता है। फिर इस प्रकार से क्या होता है? मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है। आगे देखते हैं। जो रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफ़ा, आशा सभी ये सूची बनाने के लिए उत्सुक थे और इकबाल ने पूछा, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? और शिक्षक ने उत्तर दिया, ऐसा हमारी ज़रूरतों के कारण होता है और ये दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। तो
इकबाल पूछ रहा है कि हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है, तो शिक्षक बता रहे हैं कि तो ये हमारी ज़रूरतों के कारण होता है और हमारी इच्छाएं यानी दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती हैं, जिसके कारण हमें पर्यावरण के साथ अलग अलग तरीके से परिवर्तन करना पड़ता है। देखिए यहाँ पर एक पर्यावरण के घटक दिया हुआ है, फिर इधर मानव निर्मित, मानव प्राकृतिक, ऊपर से देख रहे हैं। वायुमंडल, वायु में, जल मंडल, जल में, स्थल मंडल, स्थल में। तो ये क्या हो गया आपका प्राकृतिक। और मानव निर्मित का देखेंगे, जैसे इमारतें हो गया, जैसे पार्क हो गया, जैसे पुल हो गया, जैसे यहाँ पर सड़क हो गया, जैसे यहाँ पर उद्योग हो गया, आपका स्मारक हो गया। इस प्रकार से ये क्या हो गया मानव निर्मित। और ये इधर का क्या हो गया प्राकृतिक। जैसे यहाँ इधर में देखें ना, जल मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल, फिर जैव मंडल, सजीव हो गया, स्थल हो गया, वायुमंडल हो गया, वायु, जल मंडल, जल हो गया। ये सब प्राकृतिक का है। फिर इधर मानव निर्मित का, इमारत, क्या कहेंगे, पुल हो गया, आपका कारखाना हो गया, सड़क हो गया, ये सब मानव निर्मित का। अब आगे देखते हैं ये मानव के बारे में। एक व्यक्ति हुआ, फिर एक व्यक्ति से एक परिवार बना, फिर एक परिवार से एक समुदाय बना, फिर समुदाय बना तो फिर उसे धर्म की आवश्यकता पड़ी, फिर उसे क्या हुआ शिक्षा चाहिए, फिर शिक्षा के साथ फिर उसे आर्थिक स्थिति चाहिए, फिर क्या हो गया एक राजनीतिक स्थिति बन गया। तो ये क्या हो गया आपका पर्यावरण के घटक है। यानी एक व्यक्ति है, देखिए फिर से एक बात हो रही, एक व्यक्ति है तो उसको एक परिवार चाहिए, फिर परिवार से एक समुदाय बना, फिर समुदाय से अब उनको धर्म की आवश्यकता है, फिर धर्म के बाद अब उसे शिक्षा की आवश्यकता है, फिर आर्थिक शिक्षा के बाद शिक्षा के लिए उसे आर्थिक अवस्था होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, फिर पैसा हो जाने के बाद फिर राजनीतिक स्थिति हो जाती है। ये सब पर्यावरण के घटक हैं। इसलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे क्या करते हैं, नष्ट भी करते हैं। इधर देखेंगे, जो जीवी हो गया, जो अजीवी हो गया। सजीव प्राणियों का संसार है, जैसे पादप एवं जंतु, तो ये जीवी का बात हो गया। निर्जीव पदार्थों का संसार है, जैसे स्थल। ये सजीव प्राणियों का संसार है, पादप एवं जंतु। निर्जीव पदार्थों का संसार है, जैसे स्थल। तो अजीवी हो गया ये, और इधर का जीवी। ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। तो जो लोग स्थान, वस्तु एवं प्रकृति हो गया तो इसको पर्यावरण कहते हैं। तो ये जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले, यानी किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग स्थान, वस्तु एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। ये प्राकृतिक होता है, ये प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। तो ये क्या हो गया प्राकृतिक, एक तरफ प्राकृतिक, दूसरा तरफ मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। तो दोनों क्या मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवी एवं अजीवी दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं। तो फिर क्या है, जो प्राकृतिक पर्यावरण है तो उसमें पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो जीवी हो गया, जो फिर अजीवी, दोनों परिस्थितियां क्या है सम्मिलित है। जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित है। तो मानवीय पर्यावरण में क्या है, तो मानव की जो परस्पर क्रियाएं, जो आपस में एक दूसरे के साथ जो क्रियाएं हैं, तो उनकी गतिविधियां, फिर उनकी जो गतिविधि है तो उसके द्वारा बनाई गई एक रचनाएं सम्मिलित है। तो फिर उनके द्वारा क्या है बनाई गई रचनाएं सम्मिलित है। इधर देखेंगे शब्द उत्पत्ति। जो पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट है, तो पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट है, तो यह शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द, ये शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, तो एनवायरनर या एनवायरनर क्या कहेंगे, एनवायरनर से हुई है।
एनवायरनर या एनवायरनर से हुई है ना, एनवायरनरेर, एनवायरनर से हुई है। और जिसका अर्थ क्या है? पड़ोस। जिसका अर्थ क्या हो गया? पड़ोस है। तो पर्यावरण का क्या शब्द है? एनवायरनमेंट। और जिसकी उत्पत्ति कहाँ से हुआ है? फ्रेंच शब्द एनवायरनर या एनवायरनर से, एनवायरनर से हुई है, जिसका अर्थ क्या हो गया? पड़ोस। ठीक है। प्राकृतिक पर्यावरण भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। और स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल एवं जल मंडल से आप पहले से ही परिचित होंगे। और आइए अब हम इनके संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। तो जो पृथ्वी का ठोस प्रॉपर्टी है ना, और कठोर ऊपरी परत को क्या कहेंगे? स्थल मंडल। और ये चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है। तो ये क्या होता है? चट्टान एवं खनिजों से बना होता है। और एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। तो फिर ये काफ़ी ज़्यादा चट्टानों से बना होता है, फिर मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। ये पहाड़ पठार, मैदान, घाटी आदि जैसे विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। और ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा, ये क्या होती है? महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती है। तो ये महाद्वीप के अलावा जो महासागर का सतह है ना, महासागर की सतह में भी मिलता है। और स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। तो स्थल मंडल की बात करें तो वह क्षेत्र हो गया जो वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। ये खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। तो ये क्या है? खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। तभी तो हमें सूखी लकड़ियों से हमें ईंधन का काम करने के लिए मिलता है। और स्थल से ही हमें क्या मिलता है? कोयला मिलता है, पेट्रोलियम मिलता है। पेट्रोलियम तो समुद्र से मिलता है। जब बहुत सारे खनिज पदार्थ मिलता है स्थल से ही ना, स्थल मंडल से ही। तो देखेंगे फिर आगे देखते हैं। देखिए चित्र में सबसे ऊपर में वायुमंडल, फिर जैव मंडल, फिर जल मंडल, फिर स्थल मंडल। ये पर्यावरण के क्षेत्र है। जल क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। जिस जगह पर जल होता है तो उसको क्या कहेंगे? जल क्षेत्र को जलमंडल। ये जल के विभिन्न स्रोतों जैसे आपका नदी हो गया, झील हो गया, समुद्र हो गया, महासागर हो गया आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। तो ये सभी क्या हो गए? प्राणियों के लिए आवश्यक है। तो जलमंडल, जिस क्षेत्र पर जल मिलते हैं तो उसको क्या कहेंगे? जलमंडल। और जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। फिर जो जल के विभिन्न स्रोत, फिर जल के जो विभिन्न स्रोत हैं तो वह हो गया नदी, नाला, नदी, झील, समुद्र, महासागर। ये सब आपका जल क्षेत्र हो गया, जल के विभिन्न स्रोत हो गया। और आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। और ये सभी प्राणियों के लिए क्या है? आवश्यक है। तो जल है तो जीवन है ये ना। तो इसीलिए ये सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। तो ये पृथ्वी है तो इसके चारों ओर जो फैली वायु पतली परत है, तो पतली परत है तो उसको क्या कहेंगे? वायुमंडल। अब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। तो जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है, जो खींचने वाला बल है, तो ये अपने वायुमंडल को चारों ओर से क्या करता है? थामे रखता है। चारों ओर से इसको थामे रखता है, इस वायुमंडल को थामे रखता है। और यह अपने सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। फिर क्या करता है? जो सूर्य से जो निकलने वाले हानिकारक विकिरण है, तो ये वायुमंडल के द्वारा इस झुलसाने वाले हानिकारक गर्मी एवं किरण से हमारी क्या करती है? रक्षा करती है। और इसमें कई प्रकार की गैस, धूलकण एवं जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। तो वायुमंडल में परिवर्तन होगा तो फिर क्या होगा? मौसम और जलवायु में भी परिवर्तन होता है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं।
तो फिर जो पादप हो गया, फिर जीव जंतु हो गया, तो दोनों के मिलने से क्या बनता है, जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। फिर एक बार रिपीट करती हूँ, जो पादप और जीव जंतु है तो दोनों के मेल से यानी दोनों मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। और ये पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। तो ये क्या है, ये पृथ्वी का एक संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ पर स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन का संभव बनाते हैं। फिर आगे देखेंगे पारितंत्र क्या है। रवि की कक्षा के एक एनसीसी कैंप में जेसी ने आश्चर्य से कहा कि कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है। इससे मुझे अपना केरल याद आ गया। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों में नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। तो रवि, यहाँ पर पारितंत्र क्या है तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो रवि जब एनसीसी कैंप में जेसी से कहा कि एनसीसी कैंप में जेसी ने आश्चर्य से कहा कि कितने मूसलाधार वर्षा हो रही है और इससे मुझे अपना केरल याद आ गया और तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों एवं नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। और तभी जैसलमेर के रहने वाले हीरा ने, फिर जैसलमेर के जो रहने वाले हीरा हैं उसने कहा कि हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं। एक तरफ केरल है, वहाँ पर काफ़ी अच्छा वर्षा होती है, एक तरफ जैसलमेर है राजस्थान, वहाँ पर कम वर्षा होती है। तो हमें तो दूर दूर तक केवल क्या होती है, कीकर एवं रेत ही नज़र आती है, यानी कंकड़ पत्थर और क्या आती है, बालू ही बालू, रेत ही रेत नज़र आती है। लेकिन वहाँ ऊँट भी मिलते हैं ना, रवि ने कहा। तो फिर बोलता है कि नहीं, वहाँ पर तो ऊँट भी तो मिलता है ना। तो हीरा ने कहा ऊँट तो मिलेंगे ही। अब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली और अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। अगर जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें बहुत सारे जीव जंतु जैसे छिपकली हो गया, सांप हो गया, अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। रवि हैरत में पड़ गया। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं। तो फिर रवि को हैरान हुआ, आश्चर्य हुआ कि क्या जो विभिन्न जगह है, विभिन्न स्थान है, तो वहाँ पर पाए जाने वाले जो जीव जंतु है और फिर वनस्पति और लोगों के जो रहने सहने का तरीका है वो इतने भिन्न क्यों है। क्या सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है। तो बिल्कुल बहुत संबंध है, शिक्षक ने कहा। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। तो जो सभी प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं, जीव जंतु होते हैं और मानव होते हैं, तो ये अपने आसपास के जो पर्यावरण होते हैं ना, उस पर आश्रित होते हैं और प्रायः वे एक दूसरे पर भी आश्रित हैं। और जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। तो फिर जो जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के जो जीवधारी है तो उसके आपसी जो है और अपने आसपास का जो पर्यावरण है तो उसके बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। तो उसके बीच जो बीच का संबंध है वही पारितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। अगर बात करें अधिक वर्षा वाले वन हो गया या घास स्थल हो गया या रेगिस्तान हो गया या पर्वत, झील, नदी, महासागर या छोटे से ताल का ही बात करें तो ये सभी एक पारितंत्र हो सकता है। क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि एवं उसके एक मित्र खेलते थे वो भी एक पारितंत्र बनता था। जी हाँ, वो भी एक पारितंत्र का ही हिस्सा था। पारितंत्र, देखिए शब्दावली। पारितंत्र वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में, देखिए पारितंत्र क्या है, वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी मतलब सभी प्रकार के जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण एवं भौतिक, उसका जो पर्यावरण हो गया, फिर उसका जो भौतिक हो गया और रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते, तो एक दूसरे के साथ क्रिया करते हैं
जिसमें वे निवास करते, ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है। तो ये सब क्या है, ऊर्जा और जो पदार्थ का स्थानांतरण है ना, उसके द्वारा संबंध है, पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है। अब पारतंत्र वाला बात समझ में आ गया। इधर देखिए, क्या आप जानते हैं, ये सब बक्सा वाला जो है ना फ्रेंड, ये काफ़ी ज़रूरी बनता है और एग्जाम में इस सब से उठा के एग्जाम में दे देता है। प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस माना जाता है। प्रति वर्ष क्या होता है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस माना जाता है। फिर इधर शब्दावली है, वस्तु विनिमय पद्धति, ये वस्तु की अदला बदली का व्यापार है। जो वस्तु विनिमय है ना, ये वस्तु की अदला बदली का व्यापार है, जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता है। जिसमें क्या होता है, धन का प्रयोग नहीं होता है। जैसा आपने कोई सामान बेचे, कोई सामान दिए, जैसा आपने दुकानदार को चना बेचे, ठीक है, और फिर आपको चावल लेना था, तो आप चना दे दिए और उसके बदले में आप चावल ले लिए। जिस हिसाब से चना का दाम हो गया, उसी हिसाब के अनुसार पैसा चावल में काट लिया गया। तो इसमें वस्तु के बदले वस्तु दिया जाता है। अब देखेंगे मानवीय पर्यावरण। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। और प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था और उनका जीवन सरलता एवं आसपास की प्रकृति से, जो उसका आसपास की प्रकृति है, उससे उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। और समय के साथ साथ क्या हुआ, कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी और मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए और उसने फसल उगाना भी सीख लिया, पशु पालना भी सीख लिया और स्थायी जीवन जीना भी सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया। फिर वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। पहले तो लोग साधारण सा जीवन जीते थे और आसपास का जो प्रकृति होती थी वहीं से वो अपनी आवश्यकताएं पूरी कर लेते थे। लेकिन जैसे जैसे समय का परिवर्तन हुआ, आवश्यकताएं बढ़ी, मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के तरीके भी सीख लिए। उसने फसल उगाना सीख लिया, पशु पालना सीख लिया एवं अस्थायी जीवन जीना सीख लिया। फिर पहिए का आविष्कार हुआ, फिर इसके बाद आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया। फिर से क्या हुआ, इसके बाद वस्तु विनिमय पद्धति का, वस्तु के बदले वस्तु देना, यानी किसी के पास क्या कहेंगे, किसी के पास अगर चना है तो किसी के पास अगर धान है, चना वाला को चावल ज़रूरत है और चावल वाला को चना की ज़रूरत है। तो इसमें एक दूसरे के साथ वस्तु विनिमय कर ले तो दोनों की आवश्यकता पूरी हो जाएगी। और व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया। फिर औद्योगिक क्रांति हुआ, इसके बाद बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया। अब परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। तो जो सूचना क्रांति है तो उसमें संचार सहज और द्रुत हो गया, काफ़ी तेज हो गया। और क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? प्रकृति एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। तो मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उसका उपयोग सीखना चाहिए। तो जैसे समय है, जैसे पर्यावरण, जैसी स्थिति है, तो उसी के आधार पर हमें क्या कहेंगे, वस्तु चीज़ों को खाने का पसंद होता है। गर्मी के समय में हमें तरबूजा खाना पसंद है, तो वही ठंडा के मौसम में हमें मूंगफली खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। और इसी प्रकार से हमारा जो मानव को पर्यावरण के साथ जो समरसता है एवं उसका उपयोग सीखना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार हमें पर्यावरण के साथ समरसता और उसका उपयोग करना सीखना चाहिए रहने के लिए। ठीक है, रहने के लिए, और उसके साथ जो पर्यावरण के साथ जो तालमेल है, जो सही स्थिति है, जो सही रास्ता है, उसी के अनुसार चलना भी चाहिए। रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है। तो फिर देखते हैं, रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है, नूरी, और वो अक्सर अपने अपने स्थान की हरियाली की बात करती रहती है। और खेल का मैदान नष्ट न होने के कारण
रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा और रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वे जिन स्थानों पर जाएंगे वहाँ के भू दृश्य, घरों एवं लोगों के क्रियाकलापों का चित्र बनाकर लाए। तो रवि की जो कक्षा में मिजोरम की एक लड़की थी वो नूरी, वो अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती रहती थी। और जब उसके स्कूल के खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि काफ़ी उदास था। तो उसको देखकर नूरी ने उसे आमंत्रित किया कि तुम छुट्टियों में हमारे घर मिजोरम आना। और इसी प्रकार से रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि तुम लोग छुट्टियों में अलग अलग स्थान पर जाओगे और वहाँ के भू दृश्य, वहाँ के जो भूमि का दृश्य है, फिर जो घर है और फिर जो लोगों के क्रियाकलाप है, उन सबका चित्र बनाकर लाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये चैप्टर इस प्रकार से समाप्त हुई और मेरी आशा है कि आप लोग को समझ में आ रही होगी। फिर मिलेंगे दूसरा चैप्टर के साथ।